मैम डन। डन किसका हो गया? आर्यन सिंगल। आर्यन सिंगल। ओके आर्यन, शो मी द कॉपी, स्क्रीन पे दिखाइए। एपी हमने लिखा टीपी 2 6 12 17 20 21 परफेक्ट। एमपी 2 4 6 5 3 1 परफेक्ट। कैसे निकाला आर्यन? टीपी कैसे फाइंड आउट किया था बेटा? आर्यन एम आई ऑडिबल मैम टू यू? यस मैम। मैम मैंने हाँ बेटा बताओ। टीपी एपी का मल्टीप्लाई किया, एल में तो टीपी आ गया, ठीक है। और और टीपी की एफसी? जो, और एमपी टी एन माइनस टी एन-1, ये वाला परफेक्ट। फॉर्मूला। जैसे 6 से 2 का मल्टी माइनस किया और 12 से 6 का माइनस। ठीक है परफेक्ट। तो आर्यन ने बिल्कुल ठीक बताया। टीपी की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नहीं है, नहीं आया है तो चेक कर लीजिए। मैम 2 डन। डन, गुड। आप चेक कर लीजिए बेटा बाकी सब। ईशांक, शो मी द कॉपी। मैम डन। मैम डन। डन, मैम गुड। डन। तो ओके एक मैम बार मेरा क्रॉस देख चेक कर लीजिए। लीजिए। हाँ बेटा एक सेकंड, मैं आपको आंसर बोल रही हूँ, आप सब चेक कीजिए, क्योंकि पहले ओके आर्यन मैम। ने दिखा दिया तो आर्यन का कंसीडर हो गया। टीपी आया है आपका 2 6 12 17 20 21। एमपी आएगा 2 4 6 5 3 1। परफेक्ट। इज इट क्लियर? सबका सेम आ रहा है? यस किसी मैम। को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Here labor is given as 1 2 3 4 5 6. Labor is given 1 2 3 4 5 6. अब आपको एमपी गिवन है इस क्वेश्चन में, मार्जिनल प्रोडक्ट इज गिवन, दैट इज 3 5 7 5 3 1। एमपी नोट कर लिया सबने? 3 5 7 5 3 1। Now you have to find TP and AP. Find it out. मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज। MP is given as 3 5 7 5 3 1। फाइन। मैम डन। मैम और क्या चीज दी हुई है? बेटा और कुछ नहीं दिया हुआ। मैम डन। शो मी, किसका हुआ? आर्यन सिंगल। अच्छा आर्यन, अब तुम मत दिखाओ, तुम हाइड करो। लेट अदर स्टूडेंट्स डू द क्वेश्चन, देन वी विल चेक। मैम डन। वेट, मैम डन। वेट बेटा, वेट वेट वेट। मैम डन। शो मी शो मी शो मी। एकांश, यस, आपने हैंड रेस किया है बेटा, बोलो जरा क्या क्या बोल रहे थे? यू हैव डन द क्वेश्चन? मैम मेरा देख लीजिए। हाँ बेटा। चलिए चेक करते हैं। टीपी आप लोग सब चेक कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का हो चुका है, तो जस्ट चेक इट आउट। मैम डन। टीपी इज गुड। 3 8 15 20 23 24। AP is 3 4 5 again 5 4.6 and 4। परफेक्ट। मुझे जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, काव्या, तनिष्क, आशीष, ऋतिका का भी ठीक है, इशिता का भी ठीक है, पूर्णिमा का भी ठीक है, चिराग का भी ठीक है। यस, गुड गुड स्टूडेंट्स। श्री जैन का भी ठीक है। परफेक्ट, गुड। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ये कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एकांश आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटा, बोलो क्या हुआ? यू वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am. ओके, गिव मी 1 minute. Equation, law of variable proportion. Yes, students. Write down the quantity 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको टीआर गिवन है, टीआर स्टैंड्स फॉर द टोटल रेवेन्यू, दैट इज 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. This is TR. TR stands for the total revenue. Total revenue हम किसको कहेंगे, कौन बताएगा मुझे? Who can explain me what is total revenue? Yes, Ekansh, please. Ma'am, total revenue is the cost plus profit is equal to. Exactly. मतलब जब हमें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो भी इंक्लूडिंग अवर कॉस्ट, इवन हमारी कॉस्ट को मिलाकर जो भी हमें प्रॉफिट ओवरऑल मनी मिलता है, ओवरऑल प्राइस मिलता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और टोटल कॉस्ट जितने हमारे एक्सपेंसेस लगे होते हैं हम उसको बोलते हैं। अब अगर आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट गिवन हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉफिट। इसमें किसी को डाउट कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू कैन गेट द प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, क्वांटिटी सोल्ड गिवन है, साथ में टोटल कॉस्ट गिवन है। लिखिए टोटल कॉस्ट 5, 7, 10, 12, 15, 23, 33, 40. 14 or प्रॉफिट 40? निकाल 40 बेटा। मैम 20 था ना लास्ट थर्ड में? 23। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 5, 7, 10, 12, 15, 23, 33, 40। Ma'am, यस बेटा। can Ma'am, you done. please repeat TR? TR is 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. I'm done. Ma'am, done. Who have done this? Show me. Kavya and Ikansh. Total profit -5, -2, 0, 3, 5, 2, -3, -5. Perfect. मैम डन।
Done. मैम डन। Okay. Good beta. परफेक्ट. इज इट क्लियर नाउ? अगर आपको प्रॉफिट पूछा जाता है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोग कॉस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट? तो कॉस्ट में भी हमें काफी सारे तरीके के क्वेश्चंस करने होंगे. कॉस्ट इज आल्सो वन ऑफ द मतलब मेजर टॉपिक फॉर दिस क्या कहते हैं, ये जो आपका न्यूमेरिकल्स. लेकिन चलिए, कॉस्ट से पहले एक मुझे वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मिल गया. पहले आप ये कीजिए, उसके बाद हम कॉस्ट का क्वेश्चन लेंगे. फिर लिखिए, वेरिएबल इनपुट इज गिवन एज variable input is given as 0 1 0 1 2 3 4 and 5. This is the variable input. Now write total product. Total product is given as 0 8 20 28 again 28, then 26. So variable input and total product is given in the topic. Now what you have to find is, you have to find marginal product and give me the stage. आप मुझे total stages बताइए कि कहाँ से stage 1 start हो रही है, कहाँ से stage 2 start हो रही है और कहाँ से stage 3 start हो रही है. Do this question. Ma'am, done. Ma'am done. Good. Show me. 0 8 12 8 0 minus 2. 0 8 12 8 0 minus 2. परफेक्ट. फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक है? 0 8 12 तक. फिर 8 और 0 सेकेंड स्टेज. Ma'am एंड done. देन 0 एंड माइनस 2. अब देखो बेटा, हाँ ठीक है, क्लियर, परफेक्ट. थर्ड स्टेज, वेरी गुड. और किसका हो गया? एकांश, शो मी. I'm done. मैम मेरा भी हो गया। 0 8 Done. 12 8 0 minus 2. I'm स्टेज done. 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 3 गलत लिख दिया बेटा एकांश. स्टेज 3 0 और माइनस 2 पे होगी, 12 8 पे नहीं होगी. आशीष, यस, 0 8 12 8 0 done. minus 2. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड I'm स्टेज, done. थर्ड स्टेज. Ma'am. हाँ बेटा, मैं एक एक करके चेक करती जा रही हूँ जिस जिसका मुझे दिखता जा रहा है. होल्ड ऑन. इशिता, यस, 0 8 12 8 0 minus 2. परफेक्ट. बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ये मुझे 4-5 ही स्टूडेंट्स का आंसर क्यों मिलता है? यस, चिराग, शो मी. 0 8 12 8 0 minus 2. वेरी गुड. यस बेटा. रितिका, 1 मिनट रुको, मैं देख रही हूँ. मैम मेरा भी देख Perfect. लीजिए। ठीक है बेटा. हर्षिता का भी ठीक है. गुण गुप्ता, गुड. श्री, ठीक है. चिराग, तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है बेटा मुझे. मैम मेरा भी चेक कर लीजिए। चिराग. आर्यन, हाँ आपका दिख गया बेटा. ठीक है, परफेक्ट. आर्यन ठीक है. ठीक है चिराग, गुड. Ma'am, मेरा सही है. कृष्णा, show me the answer. Good. पूर्णिमा ने दिखा दिया था मुझे क्वेश्चन. मैम एक बार ये बता दीजिए. क्या बताऊं बेटा? मैम ये स्टेजेस किस बेसिस पर? स्टेजेस बेटा किस बेसिस पे लेते हैं? आपने एमपी निकाला, जब तक आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि 0 8 और 12, यहाँ तक आपका एमपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो ये फर्स्ट स्टेज होती है. जब आपका एमपी डिक्रीज होने लग जाता है, जैसे 12 के बाद डिक्रीज हुआ 8, 8 के बाद डिक्रीज हुआ 0, तो ये आपकी सेकेंड स्टेज हो जाती है, जिसको हम डिमिनिशिंग स्टेज बोलते हैं. और जब आपका एमपी 0 और नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज द नेगेटिव. ये किसका अनम्यूटेड है बेटा? प्लीज म्यूट कीजिए, बहुत ज्यादा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है. यस तो जब आपका फिर एमपी 0 और नेगेटिव हो जाता है, तो उस स्टेज को हम नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं या फिर थर्ड स्टेज बोलते हैं. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. मैम हाँ बेटा. मैम फर्स्ट स्टेज में तो मैम इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है.
वो टीपी होता है, मैं एमपी बोल रही हूँ। ओके मैम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टीपी एंड एमपी ना, मतलब आप दोनों के बेसिस पे स्टेज फाइंड कर सकते हो। अगर आपको टीपी गिवन है तो आप ये देखोगे कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से कब इंक्रीज हो रहा है, तो उस बेसिस पे ले सकते हो। लेकिन जब आपको एमपी गिवन है तो एमपी में तो स्टेजेस आइडेंटिफाई करना और इजी है। जब तक इंक्रीज हो रहा है तब तक फर्स्ट स्टेज है, जब तक डिक्रीज हो रहा है, जब फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो सेकंड स्टेज हो जाती है, और जब फिर जीरो और नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव स्टेज हो जाती है। ठीक है, तो आप दोनों बेसिस पे जज कर सकते हैं। आप जैसे टीपी पे करें तो टीपी पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दोबारा लिखिए। यूनिट ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8 तक काउंटिंग लिख लीजिए। लिख लीजिए 1 to 8 तक सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यूनिट ऑफ आउटपुट इज 2 6 12। मैम ये यूनिट ऑफ आउटपुट ही तो था। बेटा वो यूनिट ऑफ लेबर था। यूनिट ऑफ आउटपुट अगर गिवन होता है तो इसका मतलब होता है टीपी है ये। ठीक है, यूनिट ऑफ लेबर है तो वो वेरिएबल वो हो गया वेरिएबल फैक्टर, और यूनिट ऑफ आउटपुट टीपी को बोल, मतलब कितना आपने प्रोड्यूस किया। मैंने बताया था टीपी का मतलब होता है ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारा। तो Okay, टीपी ma'am. जो आपका आ रहा है दैट इज 2 6 12 16 18 अगेन 18 देन 14 देन 8। फिर से इसमें 2 6 12 16 18 अगेन 18 देन 14 देन मैम हो 8। गया, मैम हो गया। हो गया? एक मिनट बेटा देख रही हूँ, रुको, सबको करने दो, 2 मिनट टाइम दे देते हैं। मैम इससे फाइंड क्या करना है? बेटा वही तीनों स्टेजेस। ये सारे शो मी द आंसर। यस मैम। मैम हो गया। जिसका हो गया वो स्क्रीन पे दिखाते जाइए। आर्यन गर्ग 2 4 6 4 2 0 -4 -6 परफेक्ट। इंक्रीजिंग रिटर्न 2 to 6, देन फिर 6 से 0 तक जाएगा आपका डिमिनिशिंग, और फिर उसके बाद नेगेटिव। परफेक्ट, ठीक है आर्यन। 2 4 6 4 2 0 -2 -6, ठीक है, परफेक्ट। मैम डन। मैम डन। चिराग, हाँ बेटा एक मिनट। 0 8 12 8 0, ये क्या किया आपने? कौन सा क्वेश्चन दिखा रहे हो चिराग? क्वेश्चन दूसरा वाला दिखा रहे हो आप मुझे शायद कोई। मैम हाँ बेटा एक मिनट, एक Done. मिनट, 1 by 1 रुकिए, मैं चेक कर रही हूँ। काव्या डन, इशिता का भी मैम? हो गया है, पूर्णिमा का हो गया। यस बेटा, सबका ठीक है ऑलमोस्ट। मैम परफेक्ट। तनिष्क, मैम इस व्हाट तरह हैपेंड, व्हाई यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चंस? आवाज मैम बहुत इस कट तरह रही के है बच्चा क्वेश्चन में मैम इस तरह के क्वेश्चन में कि इसमें अलग मतलब क्वेश्चन जब आता है तो उसमें ऐसे लिख रहा है कि स्टेजेस ढूंढिए। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसके ऊपर हेडिंग ये गिवन है, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट द रिलेटेड लॉ। अब यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन सी लॉ है, मैंने तो आपको क्वेश्चन करने से पहले बता दिया था। लेकिन जब भी क्वेश्चन में स्टेजेस की बात आएगी तो पूरे इकोनॉमिक्स में कोई और लॉ नहीं है जहाँ पे स्टेजेस पूछी जाती है, सिर्फ लॉ ऑफ तो मैम वेरिएबल प्रोपोर्शन है। हाँ बेटा, मैम इसमें डायरेक्ट टीपी से भी तो स्टेज निकाल सकते थे, तो हमें एमपी निकालने की हाँ जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ती। बिल्कुल, मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो टीपी से स्टेज। अगर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है ना, दैट आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट द रिलेटेड लॉ, तो आप टीपी से अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो अपना आइडेंटिफाई करके इजीली बता सकते हो। ओके मैम। पर देखो टीपी से इंक्रीजिंग रेट से निकालने के लिए एमपी वैसे भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर मतलब वो बात अलग है कि आप लिखो नहीं एमपी, वो एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि जब आप ये फाइंड करोगे कि इंक्रीजिंग रेट तक कहाँ हो रहा है, तो इंक्रीजिंग रेट डिफरेंसेस से ही तो फाइंड आउट होगा। 2 से 6 का डिफरेंस 4 हो रहा है, 6 से 12 का डिफरेंस 6 हो रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। फिर 12 से फिर वापस 16 पे पहुंच रहा है तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें निकाल तो हम वैसे भी रहे हैं, तो अगर पूरा क्वेश्चन कर दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
वरना आप वैसे अगर कर सकते हो डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके तो मैम? वो भी कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, मैम ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाले में, मैम लॉ ऑफ वेरिएशन प्रोपोर्शनल में, मैम इसमें हमें मैम क्वेश्चन के साथ साथ टेबल भी बनानी है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है दैट स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेजेस, या नहीं भी देता एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेजेस, सिर्फ इतना पूछा जाए स्टेट दी लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपको पूरा पहले वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फिर आप एक पूरा टेबल, एक इमेजिनरी टेबल बनाएंगे। इमेजिनरी टेबल में आपको याद रखना है कि आपको जो टीपी देना है वो इस तरीके से देना है, जो पहले इंक्रीज हो रहा हो इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। या आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पहले एमपी निकाल एमपी एज्यूम कर लेना, एमपी से इजीली टीपी आपका निकल आएगा। फिर आपको एवरेज प्रोडक्ट भी दिखाना होगा, तीनों की आप टेबल दिखाएंगे, टेबल दिखाने के बाद आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा। ये तो बात होती है जब थ्योरी में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आर्यन यस मैम। बेटा ये अपना म्यूट करो उसको, यस लेकिन जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल में आपको कोई अगर वो जितना पूछा है आपको उतना ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस एंड स्टेट द लॉ, तो आपने सीधे सीधे इसमें लॉ स्टेट कर दी, ठीक है। अगर अब आपसे इसमें पूछा जाता कि इन द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई द डिफरेंट फेजेस, बात बराबर है, देखो स्टेज और फेजेस बात बराबर है, लेकिन वो जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है आप उससे उसी लैंग्वेज में आंसर करेंगे। फिर आप उसको ये बताएंगे फेज 1 फेज 2 फेज 3। अगर याद हो मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया था, तो जब हम टीपी शो कर रहे थे तो टीपी हम शो कर रहे थे जो वो फेजेस में कर रहे थे, और एमपी जो हम कर रहे थे वो हम स्टेजेस में कर रहे थे। तो वही अगर आप एमपी से कर रहे हो तो स्टेजेस लिख देना, अगर टीपी से कर रहे हो तो फेजेस लिख देना, बात बराबर पड़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्वेश्चंस? इफ इन Yes, केस ma'am, अब ma'am, आते हैं एक तो आप doubt कर और। सकते हैं। क्या बेटा? मैम मैम हर क्वेश्चन के साथ ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो ग्राफ बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर थ्योरी आ रही है तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, टेबल भी बनाना पड़ेगा, और आपका ये जो मतलब डेफिनेशन है मैम वो भी टेबल तो बनाना दे रखी होगी ना कि क्या अपने पास ही टेबल बना सकते हैं कुछ भी। अगर अगर थ्योरी आती है तो इमेजिनरी टेबल बनेगी, फिर तो अपने आप से बनानी पड़ेगी ना बेटा। तो थ्योरी में ओके मैंने आपसे पूछा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताइए, आपने केवल डेफिनेशन बता दी, तो उससे नहीं एक्सप्लेनेशन होगा प्रॉपर, उसमें आपको इमेजिनरी फिगर लेने पड़ेंगे। हाँ, उस इमेजिनरी फिगर में आपको टेबल भी बनाना पड़ेगा और फिर टेबल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ग्राफ। देनी पड़ेगी। मैम हाँ बेटा, मैम हमें मैम जो चैप्टर क्वेश्चन में नंबर लिखा 7 भी है होगा कि माइक्रो हमें ग्राफ इकोनॉमिक्स का, प्लीज वन बाय मैम वन, उस प्लीज वन बाय वन। काव्या, यस फर्स्ट यू देन ऋतिका। मैम क्वेश्चन में लिखा भी आएगा कि हमें ग्राफ बनाना है कि इमेजिनरी टाइप में आएगा? कुछ भी नहीं लिखा आएगा। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कभी भी पूछा जाएगा ना तो 2 मार्क्स में नहीं पूछा। देखिए अभी तो आपके ऑनलाइन एग्जाम हो गए, लेकिन जो सेकंड टर्म होगा वो तो डेफिनेटली हैंड रिटन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स जब देने होते हैं तो बेटा अब आप मार्क्स देख के आंसर देंगे, ठीक है। अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां आप केवल उसको डिफाइन करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने 2 मार्क्स में पूछा दैट व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आप सिर्फ उसकी एक वो लिखिए डेफिनेशन, खत्म कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद एग्जांपल, या 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि उसको एक्सप्लेन करके सिंपल अपनी अजम्पशन से एक ग्राफ बनाकर खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ रहा है तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, उसकी इमेजिनरी टेबल भी बनानी पड़ेगी, और उसी टेबल के हिसाब से आपको उसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। दैट ऑल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब ये अटेम्प्ट करने पे डिपेंड करता है कि अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल डेफिनेशन लिख के जाएंगे तो उसमें तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, बट ऑब्वियस है ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज मैं आपको जो बता रही हूँ ये केवल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में नहीं है, ये हर क्वेश्चन में है। आप बिकॉज यू आर इन 11 यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट द आंसर दैट द क्वेश्चन इज ऑफ व्हिच मार्क्स। अगर क्वेश्चन जितने मार्क्स का है आपको उसको उतना ही लेंथी करना है। क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो कम से कम 2 पेज का आंसर तो आप देंगे ना,
बिना 2 पेज के आंसर के टीचर आपको 6 मार्क्स कैसे अलॉट करेंगे? तो Yes. वहां आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप पूरा 2 पेज लिख रहे हो तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको आप 3 to 4 लाइंस में ही कवर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम 1 पेज इनफ सफिशिएंट रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। यस मैम। बेटा, तो आज हमने जो न्यूमेरिकल्स किए स्टूडेंट्स, यस इशिता आप भी कुछ पूछ रहे थे, यस प्लीज बेटा। मैम मैं नहीं रितिका पूछ रही थी। इशिता, अच्छा हाँ रितिका, रितिका यस बेटा। मैम जो चैप्टर नंबर 7 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैम उसमें न्यूमेरिकल्स की कितनी नंबरिंग होनी चाहिए? प्रोडक्शन फंक्शन, यस मैम। प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने 6 क्वेश्चंस बताए थे, और अब आज मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस कराए, ये भी अब मुझे कॉपी में अलग से चाहिए, डेट डाल के ओके आज मैम। की आप उसमें मैम जो डेट उससे कर पहले वाला दीजिए। चैप्टर है मैम उसमें कौन कितने होने चाहिए? इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था हमारा? 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 6 नहीं मैम ये चैप्टर 7 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो तो फर्स्ट टर्म का हो गया। मैम नो कौन मैम सा जो आप वही अभी है? प्राइस करा रहे हो इलास्टिसिटी तक का तो हो गया, वो छोड़ो। अभी मैम तो जो अभी कॉस्ट करा ऑफ रहे हो कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर अब नंबर बेटा 7 है। आपका जो सेकेंड टर्म है वो प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, ये मैंने आपको जो अभी मैंने 7 और 8 चैप्टर कराया उसी का कंबाइंड क्वेश्चंस करा दिए। ओके मैम। ठीक है मैम हाँ, तो मैम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही करने हैं कि थ्योरी क्वेश्चंस भी करने हैं? क्या? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अलग से कर लीजिए, इसमें उसका वो क्या? वॉइस मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। वॉइस चली गई मैम की, वहां से वॉइस ही नहीं आ रही। हो गया। चैप्टर नंबर 7 और 8 के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके दोनों को मिला के न्यूमेरिकल्स करने हैं 6 खाली। नहीं 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 नहीं, सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के 6 क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल में। और फर्स्ट ऑफ 8 के? कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी मैम करा रही हैं। अच्छा थ्योरेटिकल वो क्वेश्चंस तो भी कल करने हैं? स्टार्ट किया था। नो क्या मैम। बारी में आवाज आप लोगों को? यस मैम यस मैम मैम आवाज। क्लियर है। ओके, तो बेटा हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे आप? मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करने हैं? कॉपी में करना है और थ्योरी के लिए सिर्फ नोट्स बनाने हैं। ओके मैम। बुक में से कौन से क्वेश्चन करने हैं? बुक्स में से बैक साइड के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लो, थ्योरी के नहीं, न्यूमेरिकल्स के। थ्योरी का तो नोट्स ही बनाइए बस। Okay, now I'm ending the class. Have a good day, everyone. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।